नमस्कार। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण की पिछले दिनों 28 अप्रैल को गोली मारकर उनके कार्यालय कक्ष में ही नृशंस हत्या कर दी गई। उसी नगर परिषद के जो सभापति हैं राजकुमार शाह उर्फ गुड्डू या कुछ नाम है, वो गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज हो रहा है। उस कार्यालय में लगे हुए वीडियो फुटेज को जरा आप देख लीजिए। इस वीडियो फुटेज के देखने से एक चीज़ स्पष्ट हो जाता है कि जो अपराधी रामधनी यादव था, जिसकी पत्नी वहीं उपसभापति बताई जाती है, वह अपराधी बड़े शांत से, एकदम निश्चिंतता से आता है और थैले से वो निकालता है हथियार और उसके बाद फायरिंग करने लगता है। कृष्ण भूषण जी जो अतिरिक्त प्रभार में थे, वस्तुतः वो कहलगांव नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी थे और यहाँ अतिरिक्त प्रभार में थे। इन्होंने बहुत बहादुरी से, सीसीटीवी फुटेज से भी स्पष्ट लगता है कि बहादुरी से उसको रोकने का और उसको काबू करने का भी प्रयास किया, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सका और उनको बताया जा रहा है, अखबार की कटिंग आप देख लीजिए, कई गोली मारी गई उनको। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भागलपुर का यह बयान सुन लीजिए। शांत अधिकारी थे और उनकी परिकल्पना भी विकास को लेकर के काफ़ी अच्छी परिकल्पना थी, जिसमें कि जिसके कारण कि उनको सराहा भी गया है और राज्य स्तर पर उनको सम्मानित भी किया गया है। और आपने वीडियो फुटेज में देखा होगा, जो अदम्य साहस का परिचय उन्होंने दिया है, ये अद्वितीय साहस है। निश्चित रूप से हमने ऐसे अधिकारी को खो दिया है, लेकिन ईश्वर उनके परिवार को साहस दे, हौसला दे, और हम चाहते हैं कि हमारे अधिकारियों में ऐसा हौसला रहे और ऐसा साहस रहे और हमारे एक एक जन जन में ऐसा साहस रहे कि एक दूसरे के जान को बचाने के लिए उन्होंने प्रयास किया है, किसी के जान को बचाने के लिए, ये अद्वितीय रहा है। कितनी बड़ी क्षति सर मान रहे हैं? ये हमारी अपूर्णीय क्षति है और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने अपने एक परिवार के सदस्य को खोया है और ये हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मेंटल ट्रॉमा है और हम लोग उससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर। एक अच्छी बात यह रही कि वह अपराधी गोली मारने के बाद भागा और शायद थाने में सरेंडर किया या फिर रास्ते में हथियार खोजने के लिए पुलिस ले जा रही थी, उसी बीच मुठभेड़ हुआ जो बताया जा रहा है। उसके बाद उसकी पुलिस इनकाउंटर में उसकी भी मृत्यु हो गई। ये एक सुखद बात है, अपराधी इनकाउंटर में मारे जाएं, ये होना चाहिए। आज मैं इस विषय में आपको इतिहास में ले चलता हूँ, समानता बताता हूँ कि कैसे अपराध, ठेकेदारी और अधिकारी भेंट चढ़ रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। बताते चलूँ कि जो अखबारों में खबर छप रही है, मेरे जो जी स्रोत थे भागलपुर और सुल्तानगंज में, उनसे जब बात किए तो मालूम हुआ कि वस्तुतः ये सभापति और उपसभापति दोनों पहले दोस्त ही थे और दोनों मिलकर अपना कमा रहे थे। इस बार नमामि गंगे और कुछ घाटों के सैरात की बोली चल रही थी और नमामि गंगे का संभवतः टेंडर वगैरह होना था। तो कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि, और वो अच्छा ही कहा उन्होंने, कि टेंडर की जो प्रक्रिया है, जिसको मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन ये रामधनी यादव चाह रहा था कि नहीं, ये टेंडर हमको मिलना चाहिए। और इसी में सभापति और उपसभापति, मतलब रामधनी यादव की जो पत्नी है, उपसभापति है, उसमें तकरार हुआ और अब सब लोग जानता है वो मुखिया पति, एमपी पति, प्रमुख पति, तो उसी तरह से उपसभापति था। तो तनातनी हुआ और सुल्तानगंज में यादव का 2 गैंग है, बहुत सारे गैंग हैं बट एक वो भी गैंग है, मनकुच्चा यादव या कुछ बताया जा रहा है, तो उसका भी आतंक रहता था। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये वही रामधनी यादव है जो शायद कुछ साल पहले किसी की हत्या करके इसका मुंडी काट के थाना लेके चला गया था। यद्यपि मेरे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि शायद ऐसा घटना हुआ था। मैं इस डिस्क्लेमर के साथ बता रहा हूँ। अब अगर ऐसा हुआ होगा या अपराधी था ही तो बाहर निकला हुआ था। अब जो हालत हमारे सिस्टम का है तो सबके सामने है, अपराधी अपराध करते हैं और वो निकल जाते हैं। तो ये बेसिकली ठेकेदारी को प्राप्त करने का जो होड़ था और उसके बीच जो एक गैंग था, उस गैंग में गैंगवार हुआ और उसमें नाहक कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण जी की मृत्यु हो गई। स्वाभाविक रूप से एकदम यंग अधिकारी 38 साल के बताए जाते हैं। बड़ा हृदय विदारक दृश्य आ रहा है मधुबनी से,
जहां उनकी पत्नी और उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। किसी का भी हो सकता है, इतनी कम आयु में इस ढंग से किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार पर क्या गुजरती है ये तो वही जानता होगा। मैं ईश्वर से उनकी मृत आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं आज आपको इस तरह के वाकयात अनवरत चलते आ रहे हैं, इसी की कड़ी बताना चाहता हूँ कि ये 90 में भी वैसा ही था, 2000 में भी वैसे है, 2030 में भी वैसे ही रहेगा। कुछ नहीं बदला। सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदला, कथित रूप से व्यवस्था बदली, लेकिन ये चीज़ें अनवरत यहाँ चलती रही। आपको लिए चलते हैं मुजफ्फरपुर। और देखिए, ये घटना की समानता मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक कृष्णभूषण जी मारे गए और एक डीएम थे जी कृष्णैया गोपालगंज के, ये मारे गए। और एक हेमंत शाही था, अपराधी नेता कम अपराधी, वो गरौल सीओ के चैम्बर में उसकी हत्या हुई। मैं कुछ पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये चीज़ें बढ़ती है, कैसे इतना मनबड़ू होता है। बताया जा रहा है कि जो रामधनी यादव है वो भाजपा का कुछ पदधारक था, जिले का अध्यक्ष, महासचिव, ब्लॉक का कुछ तो इतना पद है। उसकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही है। हालांकि मैं इसको कोई तूल नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि नेताओं की मजबूरी है कि वो अपराधियों का साथ दे और उसके साथ कोई भी चला जाएगा तो फोटो खिंचा ही लेता है। और फिर बताया जा रहा है इसका जो पुत्र है वो चिराग पासवान की पार्टी में वो भी पदधारक है। और ये कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, आजकल पॉलिटिकल पार्टीज में यही लोग पदधारक होते हैं, क्योंकि नेताओं को उनके बाहुबल का, उनके पैसा का, उनके ठेकेदारी का सबका जरूरत है। आदमी ढो के लाना है मीटिंग में, उसका जरूरत। तो ये सब के साथ होता है, वो रामधनी यादव हो या कोई और हो, हर पार्टी में ऐसे रामधनी यादव और बाकी लोग हैं। पुलिस ने अच्छा ही काम किया, इनकाउंटर में मारा गया। एटलीस्ट ऐसे लोगों का अंजाम यही होना चाहिए। पहले मैं एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट बता देता हूँ। मुझको आज मेरे YouTube चैनल पर एक सज्जन जो हमारे दर्शक होंगे, उन्होंने एक कमेंट किया। वो कमेंट पढ़ने के बाद मैं इस सोच में पड़ गया कि बेसिकली कोई कमेंट फेसबुक डिजिटल माध्यम में आता है तो वो समाज के एक वर्ग के सोच को भी परिलक्षित करता है। उन्होंने लिखा कि आप सुल्तानगंज वाली घटना पर भी वीडियो बनाइए। उनके जो सेंटेंस थे, उनका जो भावार्थ वो ये था कि संभवतः अपराधी रामधनी यादव है, इसलिए मैं उस पर नहीं बात करूंगा। ये देखिए सोसाइटी का कितना विकृत सोच है। और ये अगर सोच है तो उसमें तथ्य भी है। कोई अपराधी खड़ा हो जाएगा, उसके समाज का, उसके जाति का आदमी उसके नाम पर खड़ा हो जाएगा, चाहे वो कोई हो। नक्सली कोई है उसके समाज का तो वो उसको हीरो बना देगा। आनंद मोहन राजपूत के हीरो बने, अनंत सिंह भूमियार के हीरो हैं, ये समाज के आइडियल हैं। उसी तरह से और लोग हैं, हर समाज की वही स्थिति। बहरहाल मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूं, मैं ये बताता हूं कि जो सोच हुई है उसके कारण कितनी दुर्गति हुई है। ये घटना 28 मार्च 1992 की है। वैशाली जिले में, संयोग से मैं वैशाली जिले में एक बड़े पद पर भी था, नाम लेना उचित नहीं होगा। तो गरौल एक ब्लॉक है, वहाँ पर सीओ, अगर मुझे ठीक से याद हो, चूंकि मैं उस दिनों नौकरी में आ गया था, मैं झारखंड में पोस्टेड था, तो राजेंद्र महतो करके एक सीओ थे, उनके चैम्बर में हेमंत शाही, हर युग में इस तरह का आदमी रहा था। हेमंत शाही एलपी शाही का पुत्र था, दबंग था, रंगदार था, आपराधिक पृष्ठभूमि भी थी। तो वहां भी सैरात और ठेकेदारी लेने के नाम पर अदावत चल रहा। तो हेमंत शाही आता है उस चैम्बर में, और वहां पहले से जो लोग बैठे हुए थे वो भी अपराधी ही थे। जयमंगल राय या कुछ नाम बताया जा रहा है, जो बाद में वो भी मारा गया। हेमंत शाही का बॉडीगार्ड नहीं, उसको मार दिया। तो कहा सुनी हुई और बंदूक निकाल करके हेमंत शाही को गोली मार दी और हेमंत शाही की अस्पताल जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। एक देख लीजिए सीक्वेंस। कदाचित उस घटना ने पूरे राज्य में प्रशासनिक हलकों में तहलका मचा दिया था। सो मच सो कि चूंकि एलपी शाही के ये पुत्र थे, और उन दिनों मुजफ्फरपुर में भूमियार वर्सेस अदर्स में टकराहट चल रही थी। एलपी शाही बड़े नाम, कांग्रेस के बड़े नेता, मिनिस्टर भी रहे। स्वाभाविक रूप से यह मसला राज्यसभा में उठा। राज्यसभा में जो प्रोसीडिंग चली मैं आपको दिखा दे रहा हूं। मैंने आप सोच करके देखिए कि अपराधी किस्म के भी लोग मरते हैं तो उसके समाज के नेता इसको हर मंच पर उठाते हैं। राज्यसभा में क्वेश्चन हुआ, उसको आप देख लीजिए स्क्रीन। एक अपराधी की, एक अधिकारी की नृशंस हत्या हुई। और आपको याद होगा गोपालगंज के डीएम श्री जी कृष्णैया बड़े ऑनेस्ट और अनुसूचित समाज जाति के समाज के थे,
उस वक्त के आंध्रा और अभी के तेलंगाना में आते हैं। हुआ ये था कि 5 दिसंबर 1994 को छोटन शुक्ला करके एक अपराधी था, वो मारा गया। छोटन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला जो पहले जेडीयू में थे, फिर आरजेडी में आए, सब हर पार्टी में रहता है। तो उसका छोटा भाई या बड़ा भाई था संभवतः, उसकी हत्या हो गई। और मैंने बताया कि उस वक्त 94 तक आते आते मुजफ्फरपुर में अगड़ी जाति बनाम पिछड़ी जाति के अपराधी नेता हुए ब्रिज बिहारी, जो मंत्री भी बने, बाद में उनकी भी हत्या हो गई। तो इस दौर में राजपूत वहाँ का और भूमियार में यूनिटी हो गया। और उस वक्त राजपूत के एक बड़े अपराधी नेता के रूप में, अपराधी जो होता है नेता ही हो जाता है, आनंद मोहन उभर रहे। तो जो ये हत्या हुई छोटन शुक्ला की, तो इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा था। खबड़ा एक गांव है मुजफ्फरपुर से, जब आप बाईपास से निकल करके शहर पार करके मोतिहारी वगैरह जाइए तो खबड़ा एक गांव है, बिजली का भी सब स्टेशन वगैरह है। वहीं पर ही लोग उसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। 5 दिसंबर 94 को कृष्णैया साहब एक मीटिंग अटेंड करके, गोपालगंज के डीएम थे, मुजफ्फरपुर से मीटिंग अटेंड करके वापस जा रहे थे गोपालगंज। तो उसी क्रम में लाल बत्ती, पहले पीली बत्ती मिलती थी, तो देखा बस उस पर भीड़ टूट पड़ा। हेम्ब्रम करके इनका बॉडीगार्ड था और दीपक करके एक इनका ड्राइवर था। दीपक का बयान भी अखबारों में छपा है, वो आपको हम दिखा दे रहे हैं। ड्राइवर बोलता रहा कि साहब तो मुजफ्फरपुर के डीएम नहीं है, साहब तो गोपालगंज के डीएम है। लेकिन इन लोगों ने एक नहीं सुनी और जी कृष्णैया साहब गोपालगंज के डीएम को गाड़ी से खींचकर पत्थरों से कुचल कर मार दिया। उस वक्त के इंडियन एक्सप्रेस में यह घटना प्रमुखता से छपी थी, इसको आप देखिए। सनसनीखेज लालू जी का शासन था, अव्यवस्था का दौर, पूरे देश में हंगामा मच गया। कदाचित ये पहली घटना थी कि किसी जिले के कलेक्टर को भीड़ खींचकर कूच कर मार दे पत्थरों से। ये मारे गए। मुकदमा हुआ, ट्रायल चला। 2007 में, सोच लीजिए 94 की घटना है, 2007 में मृत्युदंड की सजा लोअर कोर्ट ने सुनाई। माननीय उच्च न्यायालय ने उसको कम्यूट करके आजीवन कारावास कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ये गए, सुप्रीम कोर्ट से भी अपहेल्ड रहा और ये आजीवन कारावास की सजा बरकरार रही। आनंद मोहन सहरसा जेल में रहे और जेल से अपराधी कैसे काम करते बताने की जरूरत नहीं। बीच में इनको कभी भागलपुर शिफ्ट किया गया। एक दौर था जब नीतीश जी आए थे और अपराधी के विरुद्ध 0 टॉलरेंस की नीति इनकी थी। मुझको याद आ रहा है, एक आईपीएस अधिकारी हैं कुंदन कृष्णन, इनका इससे झड़प भी हुआ, हाथापाई भी हुआ और ये खराब दिन चल रहा था आनंद मोहन का, तो वो जेल में। अब आप देख लीजिए कि राजनीति कैसे करवट बदलती। इन द मीन टाइम हर समाज में होता है, तो चूंकि ये राजपूत के थे तो राजपूत लोगों ने इनको हीरो बना दिया, आनंद मोहन अपराधी को। मैंने कहा हर जात की वही स्थिति, हर जात के अपराधी उसके नजर में हीरो है। ये समाज की विकृति है, समाज का एक विडंबना है। कोई जादव अपराधी है तो जादव समाज उसको हीरो बनाएगा, भूमियार है तो भूमियार बनाएगा, राजपूत है तो राजपूत बनाएगा, जो समाज का होगा वो उसको बना देगा। तो हीरो बन गए। अभी इनकी पत्नी एमपी है, बेटा एमएलए है। अब देखिए, जब नीतीश कुमार को जरूरत पड़ी तो इन्होंने 2023 में जेल मैनुअल में एक संशोधन कर दिया और आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाल दिया। कृष्णैया साहब की पत्नी श्रीमती उमा कृष्णैया, वो अपनी बेटी के साथ तेलंगाना रहती है। सरकार ने उस वक्त नौकरी उनको दी थी कॉलेज में लेक्चरर का। पहली घटना थी कि रात से बाहर दिया गया, चूंकि इतना माहौल ये हो गया था। तो उनका अपील अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है 23, और उस पर कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट रोज फैसले करते रहता है कि मंदिर में कौन जाएगा, नमाज कौन पढ़ेगा, वो कहाँ गया नहीं गया, खूब चलते रहता है। लेकिन इतने महत्वपूर्ण फैसले मामले पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अब इनके पुत्री और इनका पुत्र, इनकी पत्नी और पुत्र दोनों, एक एमपी है और एक एमएलए है। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि वो लालू यादव का भी दौर था और ये नीतीश कुमार का दौर है या सम्राट चौधरी का दौर है। कुछ नहीं बदला है, बदली है तो सिर्फ मीडिया के रिपोर्ट करने की तरीके में। उस वक्त भी जंगल राज था, इस वक्त भी जंगल राज है, और जो स्थिति है आने वाले समय में भी यहाँ जंगल ही राज रहेगा। ये बात और है कि हर लोग अपनी सुविधा से, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी सुविधा से इसको एक्सप्लेन करता है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि प्रखंड, अंचल और नगर पंचायत, नगर परिषद वगैरह में जो अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं,
उनकी स्थिति क्या है, और यह जो नेक्सस हुआ है ठेकेदार, नेता और अधिकारी का, वो क्यों पनपा है। मैं आपको एकदम ग्राउंड जीरो की बात बता रहा हूं। प्रखंड में अगर कोई बीडीओ ईमानदार भी आ जाए तो या तो उसका तबादला होगा या वो मारा जाएगा। अब उसके पास, चूंकि ये दुर्भाग्य से हमने जो राजनीतिकरण किया और कथित रूप से स्वराज लाने के नाम पर पंचायत और नगर निगमों में जो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन किया, कुछ एक अपवाद हो सकते हैं, कुछ लोग अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये कौन नहीं जानता है कि प्रखंडों में आपको नगर परिषदों में और पंचायतों में जो फंड जाता है वो वैसा ही लूटा जाता है जैसे एमपी एमएलए लूटता है। तो एमपी एमएलए लूटना शुरू किया तो जितने मुखिया, जितने प्रमुख, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद अध्यक्ष, अभी आपने देखा ना जिला परिषद का एक अध्यक्ष का कोई मामला डीएम कमिश्नर मुजफ्फरपुर के यहाँ था, एक ऑडियो वायरल हुआ कि 28 लाख रुपया देकर उसके फेवर में ऑर्डर कराया कमिश्नर से। बहरहाल मैं आज उस पर नहीं बात कर रहा हूँ। वो जिला परिषद अध्यक्ष हो, जिला परिषद उपाध्यक्ष हो, सदस्य हो, ये सब लोग उस राशि को वैसे ही मिलजुल के खाते हैं जैसे जंगल में शिकार करने के बाद कोई शेर अपने परिवार के साथ उसका भोजन करता है। अब कोई पदाधिकारी, स्वाभाविक रूप से पदाधिकारी जो गया है वो दूर का है, परिवार से दूर एक क्वार्टर मिला हुआ है। सुरक्षा की क्या व्यवस्था आपने देखा सुल्तानगंज में। ये डीएम भाषण दे रहा है, अभी दुख प्रकट कर रहा है। वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी है वो बता रहा है कि वो मरा हुआ कोई होमगार्ड के अलावा कोई था नहीं। बहरहाल तो अब हुआ ये कि ये जो लूटने वाले लोगों की संख्या इतनी बढ़ी, तो अब जो अधिकारी वहां है उसके पास 3 रास्ता है। पहला कि वो सब में सामंजस्य स्थापित करे और उसी लूट के कार्यक्रम में शामिल हो जाए। और अगर ऐसा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ना, ब्रिटिश के समय में जब अंग्रेजों ने देखा कि जो लोग मजबूत थे, जिसके खिलाफ वो माने उलझना नहीं चाहता था, उसको कोलैबोरेटर बना दिया और उसी के माध्यम से लुटवाता था, अत्याचार कराता था पब्लिक पर। इसलिए देखिएगा कि रोड पर जितना टोल टैक्स होता है वो बड़ी कंपनियां लेता है, लेकिन वैसे लोगों को दे देता है जो वहाँ का रंगदार है। कोलैबोरेशन हो गया। तो इस मामले में भी उन अधिकारियों को के पास पहला ऑप्शन यह है कि आप उसके साथ कोलैबोरेट कर जाइए, सामंजस्य स्थापित कीजिए और सब मिल करके लूट करके खाइए। पहला ऑप्शन ये है, जिसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इससे शांति से उसका भी जीवन कटता है और कहीं मर्मरिंग नहीं होती है, सब लोग लूट ही रहा है तो उस लूट में सब शामिल है। दूसरा उपाय अधिकारियों के सामने है कि वो इसका विरोध करे, रोकना चाहे और कानून कायदे से करना चाहे। जिस मामले में हुआ, बताया जा रहा है कि ये जो कार्यपालक अधिकारी हैं कृष्ण भूषण, इससे बकझक हुआ, बात हुआ। वो जो क्रिमिनल था रामधनी यादव, वो कहा कि ठेकेदारी हमको मिलना चाहिए। तो उसने संभवतः कहा कि जो नियम है उसके हिसाब से होगा। तो नियम तो अपराधी यहाँ नियम मानेगा, और ये जो जनप्रतिनिधि जीते हैं इनको नियम चाहिए। तो या तो आप नियम को इन्फोर्स करने की कोशिश कीजिएगा, तो या तो आपका तबादला होगा, या आपके साथ मारपीट होगी, या आपका मर्डर हो जाएगा। और तीसरा उपाय यह है कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, क्योंकि बाकी तो और कोई उपाय है नहीं। आप विभाग को यह भी लिख करके दे दीजिएगा कि हमको महत्वहीन पद पर दे दिया जाए, तो वो संभव नहीं है। इसीलिए अभी प्रखंड में, अंचल में तो स्कीम नहीं है, लेकिन उसके अलग हिसाब किताब है, मैंने कई बार बताया है। और नगर परिषद, नगर निकायों में ये एक नेक्सस एस्टैब्लिश्ड हो गया है। क्रिमिनल ठेकेदार, अपराधी क्रिमिनल अक्सर ठेकेदार ही होता है। तो क्रिमिनल ठेकेदार जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो, और वहाँ के अधिकारी, इनका एक नेक्सस क्रिएट हो गया है। और संयोग से यहाँ पर पैसा भी अब बहुत जा रहा है नगर निकायों में। अब सुल्तानगंज के बारे में बता दें कि एक तो नमामि गंगे में शायद सैकड़ों करोड़ रुपया गया है, प्लस वहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, ज़मीनें महंगी हो गई, तो ये धंधा शुरू हो गया है। अब इसका उपाय क्या है? मैंने कहा ना कि मुझको आज तक दुनिया के किसी भी मुल्क में डेमोक्रेसी का यह रूप नज़र नहीं आया कि जहां निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अधिकृत रूप से
ठेकेदारी कराया जाता है। एमपी को 5 करोड़ रुपया चाहिए, क्यों चाहिए? ठेकेदारी कराएगा। कौन नहीं जानता है कि एमपी सब फंड बेचता है। एमएलए को 4 या 5 करोड़ जिसको भी मिलता है साल में, कौन नहीं जानता है कि ठेकेदारी कराता है। एमएलसी कौन नहीं जानता है। नगर पंचायत वो बांटा जाता, और इतना बेशर्मी से बात होता है कि जो जिला परिषद की बैठक होगी कहेगा कि 50 करोड़ रुपया आया है तो हम लोग को 2-2 करोड़ रुपया हिस्सा चाहिए, और जो इसका विरोध करेगा वो खत्म हो जाएगा। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र का मतलब नेता को ठेकेदार बनने का नहीं है। ये धंधा ही बंद होना चाहिए। क्यों एमपी ठेकेदारी करेगा? क्यों एमएलए ठेकेदारी करेगा? क्यों पंचायत समिति, जिला परिषद, मुखिया ठेकेदारी करेगा? क्यों करेगा? इसकी दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आपने ये जो फंड्स देने की प्रक्रिया शुरू की है, इसके कारण आप लिख के रख लीजिए कि अब कोई भी बढ़िया आदमी, कोई भी ईमानदार आदमी, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी शांति प्रिय आदमी, कोई भी गैर आपराधिक चरित्र का आदमी इसमें जीत ही नहीं सकता है। एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए तो जीत ही नहीं सकता है, वो आएगा ही नहीं। सरकार को, समाज को, व्यवस्था को इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है, क्योंकि कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णभूषण जैसे लोग एक तो कम बचे हैं, और जो बचे भी हैं इस घटना के बाद वो दहशत में होंगे। और यकीन मानिए कि मैं पूरी जवाबदेही, कुछ लोग हमसे असहमत भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहाँ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, लेकिन प्रखंड, अंचल और नगर पंचायत, नगर परिषद में जो पदाधिकारी कर्मचारी काम कर रहा है ना, वो जिस दहशत और जिस खौफ में कर रहा है उसकी कल्पना शायद पटना में बैठे हुए हुक्मरानों को नहीं है। इस पर गहराई से सोचने की आवश्यकता है कि कैसे काम होगा, क्योंकि आपका सिस्टम, आपके अधिकारी, आपके कर्मी अगर निरंतर दहशत में हैं तो यकीन मानिए कुछ नहीं होगा। न तो सैटेलाइट सिटी बन सकेंगे, नहीं रोड बन सकेगा। भागलपुर में ऐसे एक बड़े नेता को मैं जानता हूँ, वैसे सबका वही हाल है, लेकिन बड़े नेता, मैं नाम नहीं खोल रहा हूँ, वो हर ट्रक से कोयला, गिट्टी आने वाले ट्रक से कहलगांव में ही पैसा वसूलता है। कौन बोल सकता है उसको? एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने विरोध किया तो उसका वीडियो वायरल हुआ, कहा कि जूता से मारेंगे। वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संभवतः नौकरी छोड़ दिया या अर्जी लगा दी कि साहब हमको मुक्त करिए। तो ये आलम हो गया है, गंभीर विषय है। मैं सरकार से मांग करता हूं 2 चीज। पहला कि प्रखंड, अंचल और नगर निकायों में कम से कम, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, फिक्स्ड ऑफिस है, पर्याप्त सुरक्षा गार्ड देना चाहिए। बीडीओ, सीओ, कार्यपालक पदाधिकारी को तो निश्चित रूप से 2-2 बॉडीगार्ड देना चाहिए। और इस घटना में जो मारा गया है अधिकारी, उनके परिवार को कम से कम 50 लाख रुपया और उनकी पत्नी को उनके गृह जिले में ही नौकरी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। और ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो। मेरी कई अधिकारियों से बात की, कई अधिकारी ने मुझे फ़ोन किया, कर्मियों ने कहा कि सर अब तो प्रखंड, अंचल, नगर पंचायत, नगर निगम आदि में बैठने में डर लगता है। ये स्थिति अच्छी नहीं है, और यही स्थिति जंगल राज की ही है। इसलिए कुछ बदला नहीं। मैंने कहा था ना, 90 में भी वही था, 2005 में भी वही था, और 2026 में भी यही। और अगर ये रवैया रहा तो अगले कई वर्ष तक स्थिति और ख़राब होगी, क्योंकि बेहतरी के आसार नज़र नहीं आते। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।